Hello everyone, I am Prashant Zado. Today I am starting our third chapter, Ruling Countryside. Listen carefully and pay attention. तो आज मैं जो अपना थर्ड सेशन शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो ये सेशन मैं शुरू करने से पहले कुछ बताऊंगा कि अंग्रेज़ों ने कंट्री साइड पर कैसे रूल किया। कंट्री साइड यानी आपको पता ही है क्या कंट्री साइड किसे कहते हैं। तो ये कंट्री साइड यानी विलेज जिसे हम देहात कहते हैं, तो उस पर राज्य हम अंग्रेज़ों ने कैसे किया, तो ये सब हम देखेंगे इस सेशन में। तो पहले हम जो पहला पॉइंट देखेंगे, द कंपनी बिकम्स द दीवान। तो कंपनी दीवान कैसे बन गई? दीवान यानी एक नियुक्त किया हुआ एक कर्मचारी या उसे राजा के अधिकार तले काम करने वाला कोई व्यक्ति, उसे दीवान कहते हैं। तो ये मैं अब सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। द कंपनी बिकम्स दीवान। कंपनी दीवान कैसे बनी, तो ये हम अभी इस सेशन में देखने वाले। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल। तो 1765 में मुगल एम्पायर जो थे उन्होंने किनको अपॉइंट किया बंगाल के लिए? बंगाल का जो प्रदेश था उस पर किसको अपॉइंट किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान के रूप में वहाँ पर अपॉइंट किया। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाउस टेंट। तो द एक्चुअल इवेंट जो घटना थी वो क्या थी? मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाउस टेंट। रॉबर्ट क्लाइव का जो टेंट था वहाँ पर ये प्लेस यानी यहाँ पर ये सब कुछ चलने लगा, यानी जो कारोबार था वो यहाँ से चलने लगा। विथ अ फ्यू इंग्लिश मैन इंडियंस विटनेस, और उसके कोई विटनेस थे। विटनेस यानी हम उसे क्या कहते हैं? विटनेस को गवाह कहते हैं। तो कोई गवाह थे उसके, फ्यू इंडियंस यानी फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियंस, यानी कुछ इंग्लिश मैन और इंडियंस उसके गवाह थे। बट इन द पेंटिंग अबाउ, मगर उसके ऊपर की जो पेंटिंग थी, द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन। वो जो इवेंट कैसे लग रहा था? इवेंट यानी कोई उत्सव, कार्यक्रम कहते हैं उसे। तो वो कैसे लग रहा था? टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सिटिंग। द पेंटर वॉज कमीशन्ड बाय क्लाउड टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स क्लाउड्स लाइफ। तो ये जो क्लाउड के टेंट में ये जो कार्यक्रम हुआ उसका एक ऐसा कोई रिकॉर्ड, मेमोरेबल रिकॉर्ड क्लाइव बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? वॉज कमीशन्ड बाय, यानी पेंटर को कमीशन दिया गया, यानी कुछ अच्छी खासी रकम उन्होंने अदा की पेंटर को। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। और ये कुछ ब्रिटिश इमेजिनेशन यानी ब्रिटिश के कल्पनाओं से भी अधिक कुछ वहाँ पर दिखाया गया था। एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। तो एज दीवान यानी वो दीवान के रूप में काम करने वाले थे कंपनी जो थी। तो द कंपनी बिकम्स द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास पैसों की ताकत यानी पैसों का सब कुछ जो कारोबार था वो कंपनी के ऊपर सौंपा गया था इस नियम से। तो टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल, वो जो टेरिटरी थी यानी वहाँ का जो प्रदेश था उनके कंट्रोल में आने वाला था। तो नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। और जो वहाँ की जो ज़मीन थी और रेवेन्यू था, रेवेन्यू यानी जो उसे कर कहते हैं, हम टैक्स कहते हैं, वो सब कंपनी के अंडर कंट्रोल होने वाला था। ग्रोइंग टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, or trading company had also ensured that it could
buy the products it needed and sell what it wanted. यानी यहाँ से कुछ जो इनकम मिलने वाला था और जो प्रोडक्ट्स से कंपनी को जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी वो इजीली खरीद सकते थे और उनके यानी मुनाफे की रकम के रूप में उन्हें कुछ ज़्यादा ही उनको वहाँ से हासिल होने वाला था। तो एक महत्वपूर्ण जो दीवान का पद था उन्हें मिलने के कारण उनके यानी उनके मुनाफे में बढ़ोतरी होने वाली थी। ओवर द ईयर्स द कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन। ओवर द ईयर्स यानी कुछ सालों बाद द कंपनी आल्सो लर्न, कंपनी को पता चल गया दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन, और कुछ मूव होने वाला था, बहुत ही कुछ उनको मिलने वाला था। बीइंग एन एलियन पावर, यानी उन्हें कुछ पावर मिल गई थी, पावर ना उन्हें ऑलरेडी दे हैव गॉट इट ऑल पावर्स बिकॉज दे हैड गॉट व्हाट्स गॉट दे बिकम दीवान in Bengal. So to pacify those who in the past and ruled the countryside and enjoyed authority and prestige, यानी उन्होंने जो अपना रूल कंट्री साइड पर किया उसके कारण उनके अथॉरिटी को बढ़ावा मिल गया और एक प्रेस्टीज मिल गया उनको, यानी एक प्रेस्टीज यानी उनको एक अच्छा अधिकार मिला। Those who had held local power had to be controlled but they could not be entirely eliminated. और लोकल जो पावर था उन पर कंट्रोल होने लगा कंपनी का, यानी सब कुछ अधिकार कंपनी के यहाँ केंद्रित होने लगे और सभी कुछ entirely eliminated यानी उनके अधिकार तले सब कुछ चल रहा था। How was this to be done? In this chapter we will see how the company came colonize the countryside. यानी ये सब कुछ कंपनी ने कैसे किया, यानी ये सब कुछ कंपनी ने कैसे डन किया यानी हासिल किया, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और उनकी जो कॉलोनी थी उसको स्प्रेड कंपनी ने कैसे किया, हाउ टू कॉलोनाइज कंपनी द कंट्री साइड, यानी ऑन द कंट्री साइड पर उन्होंने अपना जो अधिकार था वो कैसे कंट्रोल किया, वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, redefine the rights of people and produce the crops it wanted, यानी रूलिंग एरिया के जो अधिकार थे उनको मिलने के बाद उन्होंने जो चाहे वो क्रॉप्स पैदा करने के अधिकार प्राप्त किए। और कैसे उन्होंने इंडिया का जो रेवेन्यू था बहुत ही बढ़ाकर चढ़ाकर कैसे हासिल किया और कैसे मुनाफा कमाया, ये हम आगे देखेंगे। तो रेवेन्यू आगे का जो पॉइंट है, रेवेन्यू फॉर द कंपनी। तो ये रेवेन्यू क्या है ये हम इस पॉइंट में देखने वाले। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी क्या बन चुकी थी, दीवान बन चुकी थी, यानी जो टैक्सेस रेवेन्यू वगैरह जो एकत्र करते हैं उनका वो अधिकार कंपनी को प्राप्त हुआ था। बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज ए ट्रेडर, पहले तो वो क्या थी, प्राइमरीली एज ए ट्रेडर यानी व्यापारी। इट वांटेड टू लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो उन्होंने रेगुलर सिस्टम के तौर पर असेसमेंट एंड कलेक्शन का जो काम था वो अपने अंडर कर लिया। द एफर्ट वाज द इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन सिल्क क्लॉथ एज चीपी एज पॉसिबल। और उन्होंने क्या किया, एफर्ट वाज टू इंक्रीज, उनका जो काम था वो इंक्रीज होने लगा, उनका जो ट्राइंग एफर्ट था वो इंक्रीज होने लगा। द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय द कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपी एज पॉसिबल। और उन्होंने क्या किया उसके बाद, जो कॉटन और सिल्क था वो बहुत ही चीपी प्राइस में हासिल किया, यानी कम कीमत में उन्होंने वो खरीदा। विद इन फ्यू ईयर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। और कुछ ही दिनों बाद कंपनी का जो वैल्यू था वो बंगाल के डबल होने लगा, यानी बंगाल
कि इस राज्य का जितना मुनाफा था उससे डबल उनका मुनाफा होने लगा. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. और यहाँ से कुछ कंपनी खरीद लेती थी इंपोर्ट करने के लिए. कहाँ पर? ब्रिटेन को, गोल्ड और सिल्वर. तो नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल could finance the purchase of good for export. और कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए भी वो यानी खरीदती थी. तो अब हम देखेंगे. Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. और जो बंगाल की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही क्राइसिस में पड़ गई थी. क्राइसिस यानी कुछ यानी डूबने लगी थी उनकी नैया बंगाल की. तो artisans were deserting villages since the prices peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. तो ये जो बंगाल की स्थिति एकदम ख़राब हो चुकी थी. कुछ जो उनका मुनाफा हो रहा था वो भी कम हुआ क्योंकि कंपनी जो थी वो कम प्राइसेस में सब कुछ अच्छी खासी चीज़ें खरीद कर, जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं रॉ मटेरियल की, वो इंग्लैंड को भेजती थी. और उसका जो मुनाफा था वो लगभग बंगाल के डबल उनका इनकम था. इसके कारण क्या हुआ? आर्टिशियन प्रोड्यूसर्स वाज इन ए डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स. और जो एग्रीकल्चर का जो कल्टीवेशन था वो कैसे हुआ? कोलैप्स. यानी एग्रीकल्चर में जो भारत को कुछ मिलता था, बंगाल के जो अधिकारी, बंगाल के जो राजा थे उनको जो मिलता था वो सब कुछ कोलैप्स हो चुका था. देन इन 1770 द टेरिबल famine killed the million people in Bengal. तो 1770 में क्या हुआ? एक फैमिन किल्ड यानी एक डिसीज़ आया जिससे मिलियंस लोग मारे गए उसमें बंगाल के. अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज विप्ड आउट. और 1/3 जो पॉपुलेशन था उसमें क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, यानी वैनिश हो गया, मारे गए उस महामारी में. तो हमने क्या देखा अभी? तो हमने देखा कि रेवेन्यू कंपनी कैसे हासिल करती थी रूलिंग साइड में. यह हमने देखा कंट्री साइड में रूल करके कंट्री साइड में रेवेन्यू कैसे हासिल करती थी और कैसे कंपनी ने बंगाल को अपने अंडर कंट्रोल कर दिया था. यह हमने अभी इस पॉइंट में देखा. आगे का पॉइंट हम देखने वाले हैं, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. तो इस पॉइंट में हम देखेंगे कि क्या नीड थी इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर में, क्या ज़रूरत थी. इफ द इकोनॉमी वॉज इन रूइंस कुड बी कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम. तो इकोनॉमी जो थी कंपनी की, तो वो किस पर अवलंबित थी? तो वो सब रेवेन्यू पर आधारित थी. रेवेन्यू यानी टैक्स इनकम, महसूल कहते हैं उसे. मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगिन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन द लैंड हैड टू बी इंकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड. और वो सब कुछ क्या करने लगे? लैंड की ओर उनका ये बढ़ने लगा. उनका जो यानी टर्न था वो कहाँ पर बढ़ने लगा? लैंड यानी ज़मीन की ओर. और वो सब कुछ इन्वेस्ट कहाँ करने लगे? एग्रीकल्चर में. तो क्या हुआ उसके बाद? इंकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड. एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने में लग गए. हाउ वाज दिस टू बी डन? वो कैसे उन्होंने किया, यह हम देखेंगे. आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. तो उनका जो परमानेंट सेटलमेंट था वो कब उन्होंने किया? तो 1793 में. कैसे किया वो हम देखने वाले. बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार्स वेयर रिकग्नाइज्ड एज जमींदार. तो राजा और तालुकदार जो होते वो ज़मींदार के रूप में जाने जाने लगे. तो दे वेयर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट इन द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी. जो यहाँ के जो पीजेंट्स थे यानी फार्मर्स वगैरह, उनसे
रेवेन्यू कलेक्ट करके वो कंपनी में जमा करने लगे। कौन? राजा और तालुकदार। उनको क्या किस नाम से जाना जाता था उस वक्त? ज़मींदार के रूप में। तो द कंपनी द अमाउंट ऑफ टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, और जो अमाउंट था वो परमानेंट था, फिक्स था, तो उसमें कुछ ही कमी नहीं थी, यानी उतना उन्होंने फिक्स किया था। द अमाउंट ऑफ पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली दैट इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, और इसमें कोई भी फ्यूचर में इंक्रीज नहीं हुआ, यानी बढ़ोतरी नहीं हुई। इट वॉज फेल्ड दैट दिस वुड बी इंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स। तो जो रेवेन्यू का जो फ्लो था वो कंपनी की ओर जाने लगा, यानी उनका इनकम बढ़ने लगा कंपनी का। एंड द सेम ऑफ द इनकरेज द जमींदार्स टू बी इन्वेस्ट इम्प्रूविंग द लैंड सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार्स वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। तो इसका जो रेवेन्यू से जो मिलने वाला इनकम था वो बहुत ही बड़ा था, यानी कंपनी के कुछ मुनाफे में बढ़ोतरी होने लगी, मगर उससे कुछ ज़मींदारों को भी कुछ फ़ायदा होने लगा। इसी के कारण जो गरीब किसान थे वो ही इसमें मरने लगे, यानी उनका कुछ इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम आगे देखेंगे द प्रॉब्लम क्या हो उससे हम देखेंगे। द परमानेंट सेटलमेंट however created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing. आगे हमें देखने को मिला कि ज़मींदार कुछ उनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं लैंड में। तो इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, तो ज़मींदार सिर्फ उनके मुनाफे की ओर देखने लगे और कुछ लैंड में इम्प्रूवमेंट नहीं करने लगे। तो क्या हुआ? द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द ज़मींदार्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। और कंपनी ने एक डिसाइड किया कि हम अब रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तो रेवेन्यू बढ़ाने के बाद ज़मींदार को ये पे करना, यानी जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे किसानों से, वो पे करना कठिन होने लगा। तो क्या हुआ? एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट इज ज़मींदारी। और जो रेवेन्यू नहीं अदा करता उनकी ज़मींदारी क्या करती थी कंपनी? ख़त्म कर देती थी। नमरस ज़मींदार्स वेयर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। तो बहुत से ज़मींदार जो थे उन्होंने ये छोड़ दिया, काम ही छोड़ दिया उन कंपनी का। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड। और 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ये सिचुएशन चेंज हो गई। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। और जो प्राइसेस थे मार्केट में, रोज एंड कल्टीवेशन, रोज़ की कल्टीवेशन की जो प्राइसेस थे वो कैसे स्लोली एक्सपेंडेड, यानी बढ़ने लगे। दिस meant an increase in the income of zamindars but no gain that the company since। तो ज़मींदार का कोई इनकम तो नहीं बढ़ रहा था, मगर कंपनी अपने तरीके से कुछ कर रही थी। क्या कर रही थी कंपनी? सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। और उन्होंने जो रेवेन्यू रखा था वो फिक्स और परमानेंट रखा था। तो क्या हुआ ये हम आगे देखेंगे। इवन द ज़मींदार्स डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो ज़मींदारों ने कोई इंटरेस्ट नहीं रखा लैंड को इम्प्रूव करने में। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। और कुछ लोगों ने तो अपनी लैंड यानी खो दी, ज़मीन खो दी, कंपनी ने उस पर अपना अधिकार कंट्रोल किया। अदर्स नाउ सो द पॉसिबिलिटी अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और कुछ लोगों को लगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना क्या होगा? रिस्की होगा। एज लॉन्ग एज ज़मींदार्स कुड नॉट गिव आउट द लैंड ऑफ टेनेंट्स एंड गेट रेंट दे वे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन इम्प्रूविंग द लैंड। और उसके बाद ज़मींदारों ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि लैंड को इन्वेस्ट करने में लैंड में कुछ इन्वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं उनको पता चल गया। ऑन द लैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड इन सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव
the rent he paid that the zamindar was high and his right on the land was insecure. और यदि कोई इन्वेस्ट करेगा कुछ ज़मीन अच्छी कल्टीवेट करेगा तो भी उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, ये ज़मींदार को पता चल गया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, टू पे द रेंट टू द हैड टू ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर एंड व्हेन द फेल्ड टू पे द रेंट ही वॉज evicted from the land and had cultivated for generations. तो उन्हें पता चल गया कि इसमें कुछ भी हमारा फ़ायदा नहीं है। तो ज़मींदार जो थे उन्होंने यहाँ पर उस कंपनी के रवैये पर अपना विरोध दर्शाया। तो ये सेशन हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो मैं प्रशांत जाधव आपकी विदा लेता हूँ। नमस्कार।